प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ज़्यादा परिचय नहीं मालूम होगा, हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं सर, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपका परिचय बता दूं मैं अपने दर्शकों को। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का जन्म तो मथुरा में हुआ, उत्तर प्रदेश की जन्मभूमि रही है, लेकिन कर्मभूमि पश्चिम बंगाल है, कलकत्ता है, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। और इनका एक और परिचय है कि ये अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे, राजनीति छात्र राजनीति की है इन्होंने। और 1984-85 में ये जेएनयू के अध्यक्ष चुने गए, छात्र नेता चुने गए। और इसमें एक और खास बात है, एक और ट्विस्ट, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुखर आलोचक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, पराग प्रभाकर, जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के पति हैं, ये इनके साथ इस समय चुनाव मैदान में थे और वो इनसे चुनाव हार गए। तो ये जानकारी है। और प्रोफेसर चतुर्वेदी से हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, बहुत ही दिलचस्प चर्चा रहने वाली है। दरअसल बहुत दिलचस्प राजनीतिक परिदृश्य पैदा हो गया है इस वक्त, और इस परिदृश्य पर भी हम सबसे चर्चा करेंगे। हमारे पास समय तो कम है, सर ने वादा किया है कि आधे घंटे हमारे साथ रहेंगे, लेकिन इस आधे घंटे में हम चाहेंगे कि एक फ्रूटफुल चर्चा हो। तो हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप इस चर्चा में बने रहिए, क्योंकि प्रोफेसर चतुर्वेदी आपको बहुत खास जानकारी देने वाले हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी न केवल राजनीतिक रूप से सक्रिय है और राजनीति पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, बल्कि समाज के साथ जुड़कर एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है उनका। तो उस लिहाज से बहुत ही ये भूमिका रहने वाला है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। वैसे तो हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेकिन चूँकि राजनीतिक विमर्श इनका हम लोग सुनते रहे हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर आपका यूट्यूब चैनल भी है। यस। और मैं चाहूँगा कि उस चैनल का लिंक अगर सर मुझे भेज देंगे तो मैं इस अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, क्योंकि सर की बात सुनना मैं मानता हूँ कि समाज के लिए एक बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो हम एक अब राजनीतिक विमर्श शुरू करते हैं सर। इस वक्त जो माहौल है, अभी तो आज कल आखिरी दौर का चुनाव होना है, लेकिन एक लंबी राजनीतिक संघर्ष को हम लोगों ने देखा, और इस संघर्ष में सत्ता पक्ष की ओर से स्थिरता का सवाल उठाया गया, मजबूत नेतृत्व का सवाल उठाया गया, दुनिया भर में एक साथ रखने वाले प्रधानमंत्री का सवाल उठाया गया। दूसरी तरफ कुछ दूसरे सवाल था कि संविधान को खतरा है, सवाल था कि जो शासक है वो तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, वो लोकतांत्रिक नियमों को नहीं मान रहा है, सवाल था कि जो सामाजिक सौहार्द रहना चाहिए था, सरकार की नीतियों की वजह से, सत्ताधारी दल के रुख की वजह से सामाजिक सौहार्द में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा उलटफेर देखा गया। तो इसने 2024 के इस राजनीतिक संघर्ष को, चुनावी संघर्ष को आप कैसे देखिए, इस संघर्ष के बारे में पहली चीज़ तो ये है कि ये लड़ाई एक तरफा लड़ी गई है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई संसाधन नहीं है। बेसिकली ये लड़ाई जनता और नरेंद्र मोदी के बीच में है। विपक्ष तो एक बहाना भर है, विपक्ष के पास चंदा नहीं है, विपक्ष के पास जो उनके बैंक अकाउंट हैं वो सील पड़े हुए हैं। तो वैसी स्थिति में विपक्ष अपने लिए जुगाड़ कहाँ से करेगा धन का, और बिना धन के चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। इसलिए ये लड़ाई एकदम सीधे सत्ता और जनता के बीच की लड़ाई है, ये साफ हमें समझना चाहिए। और इस जनता और सत्ता के बीच की लड़ाई में जो सबसे बड़ी चीज़ दांव पर लगी हुई है, जैसे कि आपने अपने आरंभिक वक्तव्य में ये बात रखी कि संविधान दांव पर लगा हुआ और डेमोक्रेसी दांव पर लगी हुई है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये संविधान बचाने की लड़ाई का पहला चरण है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल इंडिया लेवल पर विपक्ष ने संसाधनों के अभाव के बावजूद बहुत ही शानदार कैंपेन किया है। कैंडिडेट को पैसे नहीं दिए जा रहे, इसके बावजूद कैंडिडेट खड़े हुए। 2 जगह तो कैंडिडेट ने अपनी टिकट वापस दे दी कांग्रेस को। तो ये एक संकेत है कि जनता में एक वर्ग ऐसा है जो कि संविधान को बचाने के लिए अब वो आगे आ चुका है, और ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा इसका पॉजिटिव साइन ये है कि
पिछले 1 साल पहले तक किसान जो है वो पॉलिटिसाइज नहीं था, वो अपनी मांगों तक सीमित था। लेकिन इस बार के इलेक्शन में एक चीज बहुत एग्रेसिवली नोटिस की गई है कि किसान बहुत ही एग्रेसिवली उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और पॉलिटिकल राय दी है अपनी। रिजल्ट क्या आता है ये बहुत मैटर नहीं करता, मैं आपको बहुत साफ कह रहा हूं। मैं लोगों की रुचि है कि परिणाम क्या आएंगे, संख्या कितनी आएगी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किसान राजनीति में कूद चुका है और ये बहुत ही शुभ संदेश है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र की जो रक्षा हुई है या लोकतंत्र का जो निर्माण हुआ है उसमें किसानों के संघर्ष की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ज्यादातर लोग नहीं जानते इस बात को। आप याद कीजिए हिंदुस्तान की आजादी के दौरान 48 में 2 साल तेलंगाना का किसान आंदोलन याद कीजिए, जिसमें कि 10 लाख एकड़ जमीन हैदराबाद के निजाम की किसानों ने छीन ली थी और तकरीबन 50,000 किसानों के ऊपर जुल्म हुए थे। उसमें सैकड़ों किसान मर गए थे, हजारों को जेल में डाल दिया गया था। और उस किसान आंदोलन का एक ही मैसेज था कि अगर डेमोक्रेसी बचानी है तो जमीन भी बचानी जरूरी है और लोकतंत्र भी बचाना जरूरी है। और उस समय लड़ाई थी नेहरू से, आप याद रखिएगा। और इस बार लड़ाई है मोदी से। तेलंगाना के किसान आंदोलन का जो मैसेज था, किसान को अगर जिंदा रहना है तो पॉलिटिकल होना होगा। इस बार के लोकसभा के चुनाव का जो सबसे स्पष्ट संदेश है, जिसे कि सरकार समझ ले, कोई भी सरकार आए, अगर उसने किसानों की मांगों की अनदेखी की, क्यों किसानों ने आंदोलन वापस नहीं लिया है, वो अभी मोर्चे पर डटे हुए हैं, तो आप ये तय मानिए कि सड़कें भरी होंगी किसानों से। ये आंदोलन, ये शुरुआत, इलेक्शन जो है वो जनता का महोत्सव है और जनता की लड़ाई का एक पहला चरण है। ये जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, नरेंद्र मोदी वगैरह, इन लोगों का जो ये अनुमान है कि इलेक्शन जीत जाएंगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा, ये गलतफहमी वो दिमाग से निकाल दें। सब जानते हैं कि इलेक्शन में मैनिपुलेशन की संभावना है। अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम नहीं करता है तो इलेक्शन में मैनिपुलेशन होगा। जनता इस बारे में जागरूक है, जो उतर चुकी है मैदान में वो जागरूक है। इसलिए लड़ाई जो है ये शुरुआत हुई है, ये कंक्लूड नहीं होने जा रही है 4 तारीख को। मैं आपको साफ कह रहा हूं। मैं लोगों को लग रहा है ना परिणाम आ जाएंगे, अगर परिणाम आ गए और इंडिया गठबंधन आ गया, मतलब मैं पहली संभावना तो यही देख रहा हूं कि जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो जब किसान मैदान में उतरा है ना, तो किसान के दुख को दूर करने के लिए अगर पहला कदम नहीं उठाती है सरकार, जो भी सरकार आए, तो आप तय मानिए सड़कें भरी होंगी आंदोलन से। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जाइए, आप इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए, हरियाणा में जाइए, आप राजस्थान में जाइए, आप पंजाब में जाइए, किसान बहुत एक्टिव है और इतनी भयानक गर्मी में एक्टिव है। और ये एक पॉजिटिव साइन है डेमोक्रेसी के लिए। ज्यादातर लोग अभी जब लोकतंत्र पर बात कर रहे हैं, वोट पर बात कर रहे हैं, तो किसान की जो एग्रेसिव भूमिका है इस पर बात नहीं कर रहे। जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जितने यूट्यूबर हैं, जितने मीडिया विशेषज्ञ हैं, मेरा मानना है कि किसान की जो इस बात को थोड़ा और विस्तार दीजिए कि आपने कहा कि किसान जो राजनीतिक हो गए, पहली बार किसान राजनीति में सीधे कूदे, तो इसका क्या आप परिणाम देखते हैं? आपने एक पहला परिणाम तो यह है कि डेमोक्रेसी जो एक तरह से अधमरी कर दी गई थी, वो डेमोक्रेसी धीरे धीरे अपने पैर पर फिर खड़ी होगी। मेरा मानना यह है कि किसानों जो 750 किसान मरे थे पिछले पहले चरण के किसान आंदोलन में, आप उसे लोकतंत्र की बलि समझिए। जो लोगों की आदत है, नहीं वो तो किसान आंदोलन में मर गए थे ऐसे ही, नहीं, वो लोकतंत्र के लिए बलिदान हुए थे और अब किसान एक्टिव है। ये वे किसान संगठन है, अखिल भारतीय किसान सभा को छोड़कर ये वे किसान संगठन है जो कि राजनीति में सक्रिय नहीं होते थे। इस बार वे सारे संगठन जो राजनीति में सक्रिय नहीं थे, किसान संगठन, वे सब सक्रिय हैं और वे आगे भी सक्रिय रहेंगे। इसलिए अब जो है वो मसला, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और ये तमाम ऊंची जाति नीची जाति, इनके संगठन, धार्मिक संगठन, इनका मसला नहीं रह गया। किसान बहुत एग्रेसिवली इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये चीज कायदे से, इम्फेसिस के साथ में दर्ज की जानी चाहिए।
किसान को अगर माइनस करके आपके पास है क्या? आपकी 65% पॉपुलेशन किसान पॉपुलेशन है जिस पर जनतंत्र टिका हुआ है, और आज ये किसान एक्टिव है। इस नॉर्थ इंडिया का किसान, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, ये नॉर्थ इंडिया का किसान, जिस नॉर्थ इंडिया की जनता को एकदम पिछड़ी हुई जनता माना जाता था, उसमें ये किसान वर्ग का उठ के खड़ा होना, ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव साइन लग रहा है। और इसका मैं एक तरह से बहुत ही भविष्य के लिहाज से सरकार किसी की भी आई, जैसा मैंने आपसे कहा, उनकी अगर मांगे नहीं मानी गई तो मुश्किल, मानी गई तो मुश्किल, क्योंकि वो तो एक्टिव हो गए, वो तो बैठने वाले रह नहीं। एक और सवाल आपने कहा कि संविधान का सवाल जो है ये लोगों के सामने था, मैंने भी कहा और आपने भी इसको स्वीकार किया, इस संविधान का सवाल, क्या ये सिर्फ राजनीतिक सवाल था, ये एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल हुआ, या आपको लग रहा था कि ये सरकार जो अभी जो सत्ता में है ये सचमुच संविधान के लिए चुनौती बन गया था, ये सरकार बन गई थी और इसकी वजह से लोगों में जो डर या जो कहिए कि जो चेतना जगाया गया विपक्ष की ओर से, वो सही बात है? देखिए संविधान का सवाल खाली राजनीतिक सवाल नहीं है, वो लाइफ एंड डेथ का सवाल है। संविधान हिंदुस्तान की लाइफ लाइन है और लोग हिंदुस्तान की लाइफ लाइन को बंद करना चाहते हैं। लोगों की जीवन शैली, आजीविका, व्यक्ति की आजादी, नौकरी, रोजगार, ये सारे दांव पर लगे हुए हैं। ये संविधान में प्रदत्त अधिकार है। सरकार कह रही है कि मैं रोजगार नहीं दूंगी। पहली बार ऐसा है कि रूलिंग पार्टी रोजगार का वायदा नहीं कर रही है। ये आश्चर्यजनक चीज है। 2014 में तो कम से कम एक झूठा वायदा करके तो आए थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, लेकिन इस बार तो एकमात्र गारंटी है रोजगार नहीं देंगे। एकमात्र गारंटी है। ये ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी, ऐसा मैनिफेस्टो हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं, कहीं नहीं। अरे कम से कम झूठा ही वायदा सही कि हम देंगे, लेकिन वो झूठ को भी एक पब्लिक रैली में, एक भाषण, 80 से अधिक इंटरव्यू हुए हैं प्रधानमंत्री के, एक इंटरव्यू में 5 मिनट उन्होंने खर्च नहीं किया हिंदुस्तान की बेरोजगारी पर। और यह अपने आप में चिंता की चीज है। लोगों की आजीविका का प्रश्न संविधान से जुड़ा हुआ है और संविधान लोगों को जो मौलिक अधिकार देता है उसमें रोजगार का अधिकार भी देता है। ये सवाल सामान्य सवाल नहीं है। लगता है ऊपर से संविधान की बात कर रहे हैं, कोई किताब की बात कर रहे हैं। अंबेडकर के किसी विचार, ये अंबेडकर के विचार की संविधान सभा की रक्षा का प्रश्न नहीं है, ये हिंदुस्तान की लाइफ लाइन बचाने का प्रश्न है। क्या आपको लगता है कि ये सवाल अंदर तक बहुत गहरे तक गया, लोगों, जनता ने, भारत की जनता ने इस बार वोटिंग को प्रभावित किया है इस सवाल? नहीं, ये मिडिल क्लास जो है, जिसकी आबादी तकरीबन 35 करोड़ 30 करोड़ के करीब है, मिडिल क्लास के लिए संविधान का प्रश्न प्रमुख प्रश्न नहीं है। ये सबसे ज्यादा उनके लिए है जो कि बेरोजगार हैं, ये उनके लिए जो किसान हैं, मजदूर हैं, जिनकी आजीविका का प्रश्न दांव पर लगा हुआ है। मैं नौकरी पेशा आदमी हूं, मुझे पेंशन मिलती है, मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरे लिए संविधान बकवास चीज है। ये जो सबसे सुरक्षित रहने वाले लोग हैं वे संविधान प्रेमी नहीं है। और यही वजह है कि मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा आज भी लोकतंत्र को खतरे में नहीं देखता। उनके लिए तो सरकार है, और सरकार ये बनी रहे तो ठीक है और नहीं आ जाए तो ठीक है। लेकिन क्या संविधान का सवाल कहीं जातीय गणना से जुड़ा हुआ है? जातीय दिखाई दे रहा है कि जातीय संघर्ष शुरू हुआ, धर्म बनाम जाति का जो एक नया मंडल बनाम कमंडल कहते हैं, क्या इससे जुड़ा हुआ है? नहीं, इन सवालों से कोई संविधान के रक्षा के प्रश्न का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संविधान का प्रश्न है आपकी जीवन शैली को बचाना। हिंदुस्तान की जनता की जीवन शैली धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली है, वह आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं है। उसकी जीवन शैली को मनुस्मृति संचालित नहीं करती। राम मंदिर के और रामायण के आदेशों से हिंदुस्तान की जनता की जीवन शैली संचालित नहीं होती है। हिंदुस्तान की जीवन शैली संचालित होती है संविधान से और इंडियन पैनल कोड से। इस सारी लड़ाई उस पर टिकी हुई है। लोग एक बड़ा हिस्सा, जैसा कि मैंने कहा, कि वो हो सकता है कि पॉलिटिकली इस बात को उस तरह से एक्सप्लेन न कर पाए, लेकिन वे अब फील्ड में आ गए हैं। क्यों? कोई आया रोजगार के अभाव की वजह से, कोई आया अपने व्यापार के अभाव की वजह से, कोई आया स्त्रियों पर अत्याचार की वजह से। विभिन्न कारणों से लोग इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि संविधान के
साथ जुड़ने का विभिन्न तबकों का, समुदायों का तरीका, आधार अलग अलग है। सब एक ही आधार से नहीं जुड़ते। एक आधार उसमें ये भी जो आरक्षण का आधार है संविधान आरक्षण बहुत छोटा हिस्सा है। आरक्षण बहुत छोटा हिस्सा है। आरक्षण को निचली जातियों में, दूसरी जातियों में ये जो मैसेज गया कि शायद संविधान खतरे में है तो उनका आरक्षण खतरे में है। अरे जिस व्यक्ति को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, स्कूल में दाखिले नहीं है, जिसके लिए कॉलेज में दाखिले नहीं है, वो आरक्षण की बात कहां से सोचेगा? वहां तो प्राथमिक जरूरत है, वहां शिक्षा। आज स्थिति यह है कि राजस्थान में तकरीबन 35,000 स्कूल जो है वो वसुंधरा राजे की सरकार बंद कर गई थी, वो खुल नहीं पाए। यह एक वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश में हजारों प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ये वास्तविकता है। प्राथमिक शिक्षा में तो कोई आरक्षण नहीं होता। हालत यह है कि प्राथमिक शिक्षा का बजट कट किया गया है लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार में, और यह चिंता की चीज है। आरक्षण का प्रश्न उनके लिए जो शिक्षित हो गए हैं, नौकरी में जाएंगे, नौकरी जाएंगे, शिक्षित हो गए हैं, सरकार नौकरी देगी तब न जाएंगे। सरकार ने तो सरकारी नौकरियों पर पाबंदी जो लगी हुई है उसको हटाया नहीं है अभी तक। 10 साल में नहीं हटाया नरेंद्र मोदी ने। ये जो इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं ना कि हम 30 लाख लोगों को 1 साल के अंदर रोजगार देंगे, क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि वो जानते हैं कि इतनी नौकरियां खाली हैं, अगर हम रात दिन काम करेंगे तो ये नौकरियां भरी जा सकती हैं। सो पहली चुनौती क्या है जनता के सामने? आरक्षण नहीं, रोजगार। ये डाइवर्ट करने का तरीका है कि आप रोजगार पर बात मत करिए, आरक्षण पर बात करिए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने आरक्षण का मसला उठाया, इसलिए 2010 में लेफ्ट फ्रंट ने सबसे पहले बंगाल में रिजर्वेशन, ओबीसी के अंदर मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन डिक्लेयर किया, और उसमें 42 जातियां शामिल की। और ये जो रिजर्वेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन था। उस समय कुछ लोग कोर्ट गए, वो कोर्ट में हारे। इस बार भी जो जजमेंट हुआ उसने लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन को हाथ नहीं लगाया है। उसकी खूबी क्या थी? उसकी खूबी यह थी कि 42 ओबीसी कैटेगरी में आने वाले मुस्लिम जातियां उसमें शामिल की गई थी, और उससे प्रेरणा लेके तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्रा, इन सब जगह ओबीसी में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग धर्म से नहीं पहचाने जाते, आज भी जाति से पहचाने जाते हैं। तो जब हमारे यहां कोई भी चीज तय होगी तो वो जाति, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर तय होगी, उसमें धर्म तो आता ही नहीं है। और संविधान में पूरा अधिकार दिया गया है। संविधान में क्या, संवैधानिक संस्थाएं बनी। ओबीसी कमीशन है हमारे यहाँ, SC ST कमीशन है हमारे यहाँ। ये कमीशन बनाए इसलिए गए कि ये इस चीज को मॉनिटर करें, इस क्राइटेरिया को बार बार उसका मूल्यांकन करें, उसमें फेरबदल करें, उसमें जो नई जातियां ऐड कर रही हैं वो ऐड करें। और इस सिलसिले में जो चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं, जिस पर के कायदे से बहस होनी चाहिए थी, जब 2006 में जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई, तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में यह बात इंफेसिस के साथ में सामने आई कि पंचवर्षीय योजना के लाभ मुसलमानों तक नहीं पहुंचे हैं। संसद ने वो रिपोर्ट इंडोर्स की है, बीजेपी उसकी भागीदार है। पहली बार ऐसा हुआ कि 2007-8 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक 15 सूत्री प्रोग्राम मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए घोषित किया। उसी कड़ी में चूंकि यह पाया गया कि बंगाल में मुर्शिदाबाद सबसे महत्वपूर्ण शहर था, जो कि सबसे अति पिछड़ा था मुसलमानों के लिहाज से, पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मुसलमानों की, और वहां वो सबसे पिछड़ा पाया गया पूरे देश में, लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट के बावजूद। अब जान लीजिए, तो लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सकारात्मक स्टेप लिया और ओबीसी के तहत मुसलमानों को पहली बार रिजर्वेशन दिया। कांग्रेस ने नहीं दिया था, लेफ्ट ने दिया था, और लेफ्ट ने उसे इंप्लीमेंट किया, तमाम नौकरियों में इंप्लीमेंट किया। इस बार भी सरकार जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, उस हाईकोर्ट के ऑर्डर में 2010 के जजमेंट को, ऑर्डर को, जो सरकार के फैसले को, उसको हाथ नहीं लगाया गया है। उसमें हाथ लगाया गया कि बाद में जो जातियां ऐड की गई उनके बारे में उसने रोक लगाई है। और उसमें भी रोक क्या लगाई है? उसने रोक सिर्फ इतनी लगाई है कि जिन लोगों को नौकरी लग गई है उनको नौकरी से वंचित नहीं कर सकते आप। इसका मतलब है कि उनको भी संदेह है, जज को संदेह है कहीं जो 62 जातियां जो मुस्लिम जातियां हैं,
जो उसमें शामिल की गई हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो नौकरी पा चुके हैं उनकी नौकरी नहीं ली जा सकती। अब यह समस्या सिर्फ वो पिछड़ा वर्ग आयोग के रिव्यू की है, वो रिव्यू करें। तो हर राज्य में पिछड़ा वर्ग के आयोग हैं देखने के लिए, वो तय करेंगे। न्यायपालिका और न्यायाधीश तय नहीं करते कि कौन जाति ओबीसी में आएगी, कौन जाति एससी में आएगी, कौन जाति एसटी में आएगी। एक और चीज मैं आपके जरिए मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, अरे शेड्यूल कास्ट में भी कई मुस्लिम जातियां हैं। नरेंद्र मोदी कहां कहां मुसलमानों को निकालेंगे, उनके बस की नहीं है। राम मंदिर के निर्माण में भी मुस्लिम कारीगरों की भूमिका है। हिंदुस्तान का कोई मंदिर मुस्लिम कारीगरों के बिना नहीं बना है, आप जान लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान के कारीगरों का एक बड़ा समूह मुसलमानों से आता है। क्यों आता है? हिंदू कारीगर कहां चले गए? जब यहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन हिंदुओं की है तो हिंदू कारीगर क्यों नहीं बने इतने? उसका एक कारण है, उसका कारण है जिसको कि सच्चर कमीशन ने हाईलाइट किया था कि पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ मुसलमानों तक नहीं पहुंचे। मसलन अब आप केंद्र सरकार की नौकरियां देखिए, केंद्र सरकार की नौकरियों में सिर्फ 2% से कम, नहीं, सिर्फ 2% से कम मुसलमान नौकरी करते हैं। अब आपकी तो सरकारें जितनी भी रही हैं आज की डेट तक बता रहा हूं मैं, वो सब मुस्लिम निरपेक्ष सरकारें रही हैं। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के साथ में भेदभाव बढ़ता गया, इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं। और ये चीज दूर की जाए, इस दिशा में सबसे पहला कदम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने 2010 में उठाया। उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया और इसने एक रास्ता खोला। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो तमाम किस्म की मदरसा एजुकेशन है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाए। इस प्रकल्प को भी सबसे पहले लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने ही इंप्लीमेंट किया था और मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए कदम उठाए थे। तो एजुकेशन में मुस्लिम लड़कों को छात्रवृत्ति दी जाए, पढ़ें वो लोग, वो जाएं आगे वो लोग। इसने एक नई जनरेशन को पैदा किया जो कि आज आईटी में एक तरह से छाई हुई है। आप किसी भी मार्केट में जाइए, आप पटना में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप कलकत्ता में जाइए, आप किसी भी जगह जाइए, बॉम्बे में जाइए, आप कंप्यूटर मार्केट में जाइए, जहां इंस्ट्रूमेंट बिकते हैं वहां अधिकांश कारीगर आपको मुस्लिम मिलेंगे, यंग लड़के कंप्यूटर कारीगर। आप 21वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं और ये स्किल्ड लेबर जो तैयार हुई है, जिस स्किल्ड लेबर की आप प्रशंसा करते हैं, इस स्किल्ड लेबर को आप उसके अधिकार से वंचित करके जा सकते हैं? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं। सेकंड चीज ये बहुत जरूरी, क्योंकि इतना एंटी मुस्लिम हेट कैंपेन चला है अनलिमिटेड। मिडिल ईस्ट के जो नहीं मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो तो सारे प्योर मुस्लिम देश हैं। तो वहां से जो हमारे यहां जो संपत्ति आती है जिसकी कि हम लोग चर्चा करते रहते हैं, फॉरेन करेंसी में जो वहां से मजदूर कमा कमा के भेज रहे हैं, जो भारत सरकार के रिजर्व बैंक में जमा होता है, कहां से पैसा आता है? वो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही समुदाय के नौजवान काम कर रहे हैं वहां मिडिल ईस्ट में। खरबों रुपए की संपत्ति हर साल आती है। कहां से आती है? ये किसी हिंदू राष्ट्र से नहीं आती, मुस्लिम राष्ट्रों से आती है। ये चीज ध्यान रखें हम लोग, ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारे लाखों हिंदू नौजवान नहीं, लाखों हिंदू नौजवान हमारे आज मुस्लिम राष्ट्रों में रह रहे हैं और वे पल रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो भेज रहे हैं भारत को। और आप कहते हैं कि हमारा तो करेंसी का जो भंडार है विदेशी मुद्रा का वो बढ़ रहा है। शर्म नहीं आती है बोलने में कि वो किन की वजह से बढ़ रहा है बताने में? नहीं, दो चीजें नहीं चलेंगी। यहाँ पर एक बाबा है, बहुत चर्चित है, सोशल मीडिया पर बड़ा उनका कॉल जो होता है, उनको चर्चा मिलती है। और वो अभी एक यात्रा पे थे, दुबई यात्रा पे थे, और वहाँ वो जाके वीडियो बना रहे थे, कह रहे थे कि ये एक ऐसा देश है जहाँ 170 देशों की संस्कृतियों का स्वागत होता है। भारत
सभी धर्मों के सभी लोगों का स्वागत होता है। नहीं नहीं, उसमें आप उसमें नहीं, यहाँ आके वो हेट कैंपेन करेंगे। ये वे लोग वहां जाके हेट कैंपेन नहीं कर सकता, वो दिक्कत ये है उसकी। यहां वो हेट कैंपेनरों का हिस्सा है, वो जितने भी साधु सन्यासी हैं या मैक्सिमम जो कल्ट फिगर है वो हेट कैंपेनरों का हिस्सा है। आश्चर्य की बात है। डॉक्टर साहब, मैं इस सवाल को एक उस दिशा में लेके जाना चाहता हूँ। समाज की बात की हमने, इस चुनाव में समाज को लेकर काफी मंथन हुआ, लेकिन जिस तरह से देखिए ये चुनाव हुआ और शुरू में ये परसेप्शन बना कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर पार्टी हो गई है कि उसके मुकाबले विपक्ष कहीं खड़ा नहीं उतरता है। जब विपक्ष एकजुट हो रहा था तब भी उसका उपहास उड़ाया जा रहा था कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे मिलकर, और उनका उपहास उड़ाया भी गया सत्ता पक्ष की ओर से। लेकिन चुनाव में ऐसा देखा गया, एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, ये लड़ाई धीरे धीरे मजबूत हुई है। आप इस लड़ाई को कैसे देखते हैं जो विपक्ष ने एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चैलेंज किया, चुनौती दी और इन सवालों पर चुनौती दी? क्या आप मानते हैं कि लड़ाई 19-20 की बड़ी कांटे की लड़ाई बन गई है? बिल्कुल, ये लड़ाई तो कांटे की बनी है, और इसका एक कारण मैं आपसे कह रहा हूं, ये अपोजिशन का जो गठबंधन है ये ड्राइंग रूम में नहीं तैयार हुआ। अगर ये ड्राइंग रूम में तैयार होता तो फिर तो ये एकदम चमचमाते हुए दिखाई देते हर मंच पर शुरू में ही। आपने देखा होगा कि पहले 2 चरण तक विपक्ष जो है वो बहुत पीछे था, लेकिन 2 चरण के मतदान के बाद विपक्ष अचानक हिट करता है ऊपर क्षितिज पर, और वो पूरे के पूरे बराबरी पर आगे खड़ा हो जाता है, और ये रसायन तैयार होता है नीचे। जैसे मैंने आपसे कहा कि जनता ज्यों ज्यों पार्टिसिपेट करती जा रही थी, विपक्ष की एकता निर्मित होती जा रही थी। हम लोग सोच रहे थे कि नेता मिल जाएंगे तो विपक्ष एकजुट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। विपक्ष एकजुट हुआ है जनता के एकजुट होने से, और विपक्ष एकजुट हुआ है उनके अधिकारों पर, जनता के अधिकारों पर हमले को लेकर जो अवेयरनेस जब तेज हुई है उस समय एकजुट हुआ है। और ये जो चीज है ये जनता में जाने के बाद पता चली है कि नहीं, जनता कितनी दुखी है, कितनी परेशान है। और नहीं तो वो इतनी जनता क्यों आएंगे लोग भाई आपके बिना पैसे के, बिना उसके गर्मी में, और ऐसी गर्मी में जिसमें लोग मर जाएं, वो आपकी मीटिंग में क्यों आएंगे? वो ऐसी मीटिंग में क्यों नहीं जाएंगे जहां की बसें खड़ी हुई हैं, हर आदमी को 100-200 रुपया पैसा मिल रहा है जाने के लिए? बिल्कुल, वहां क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी की मीटिंगों से ज्यादा बेहतर मीटिंगें अखिलेश की और राहुल गांधी की हुई हैं। और ये ऑल इंडिया फिनोमिना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुरू के 2 चरण तक थोड़ा सा धीमा था मामला, लेकिन जो जो ये कैंपेन आगे बढ़ा है और विपक्ष ने फोकस करना शुरू किया है, ये विपक्ष की रणनीति का एक तरह से प्रभाव आप कह सकते हैं कि विपक्ष ने एकदम बहुत ही निडर भाव से और एकदम ट्रांसपेरेंट ढंग से अपने एजेंडे को सामने रखा। और विपक्ष के एजेंडे, एक सेकंड, विपक्ष ने जब अपना एजेंडा सामने रखा तो उसका एक फायदा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी की गाड़ी पटरी से उतर गई। नहीं, पटरी से उतर गई। नरेंद्र मोदी का जो नॉनसेंस शुरू हुआ वो उसी के बाद शुरू हुआ। विपक्ष अपने मुद्दे की बात कर रहा है और नरेंद्र मोदी आए बाएं साएं कर रहे हैं। और ये जो आए बाएं साएं करना है ये अपने आप में इस बात का साइन था कि विपक्ष ने सही जगह अपनी चीज को ले जाके खड़ा कर दिया है। ये जो 5 न्याय वाली जो धारणा दी, लड़ाई का जो फलाफल 4 जून को आने वाला है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह के संभावना? मैं आपको बताऊं, मैं बहुत डरा हुआ हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो पूरे अभी इस दौरान जो रुख रहा है वो नरेंद्र मोदी के साथ रहा है। इलेक्शन कमीशन अब तक इस चुनाव के संचालन में बुरी तरह असफल रहा है। वो हेट कैंपेन नहीं रोक पाया है और ये मेरे लिए चिंता की चीज है। इसलिए मैं चुनाव के परिणामों को लेकर मैं संदेह करता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं अपनी बहुत साफ कह रहा हूं आपसे, किसी का विश्वास हो लेकिन मेरा, जब तक इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से निष्पक्ष ढंग से परिणाम घोषित नहीं करता। दिक्कत यहां हो गई है क्योंकि जो अब तक जितनी भी शिकायतें गई इलेक्शन कमीशन ने ध्यान ही नहीं दिया।
हेट कैंपेन, विजिबल हेट कैंपेन, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, मेटा पर विजिबल हेट कैंपेन। और ये हेट कैंपेन साधारण हेट कैंपेन नहीं है, असाधारण हेट कैंपेन। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतना बड़ा हेट कैंपेन कभी नहीं हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर सोशल मीडिया तक, फेसबुक, ट्विटर, ये तमाम चीजें शामिल हों और इन पर थर्ड पार्टी के विज्ञापन शामिल हों। ये अपने आप में चिंता की चीज है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी को रोका नहीं, और छोटा मोटा पैसा खर्च नहीं हुआ इस पर, करोड़ों रुपया खर्च किया है लोगों ने। सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है बीजेपी ने, या हम ये कहें बीजेपी को जो प्रमोट कर रहे थे थर्ड पार्टी, वे उन लोगों ने। ये जो चीज है, ये इससे मुझे जब तक मेरे हाथ में परिणाम नहीं आते ना, मैं उसे संदेह की नजर से देखूंगा, क्योंकि संदेह में ही भविष्य छुपा हुआ है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपकी उलझन बढ़ाना चाहता हूं। डेमोक्रेसी में जीत सबको अच्छी लगती है, लेकिन डेमोक्रेसी को जब तक आप संदेह की नजर से नहीं देखेंगे, डेमोक्रेसी को आप स्पर्श नहीं कर सकते। आप बहुत आराम से देख रहे थे डेमोक्रेसी को कि हमारे यहां तो लोकतंत्र है जी। आपने कभी संदेह किया ही नहीं कि नहीं हमारे यहां लोकतंत्र नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि सारा विपक्ष यूनाइटेड है और वो संदेह कर रहा है कि डेमोक्रेसी चली गई। तो ये जो संदेह बना है, ये संदेह बहुत पॉजिटिव चीज है। ये डेमोक्रेसी को पुनः अर्जित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें परिणाम भी शामिल हैं। आप ये मत सोचिए कि परिणाम तो बस अब, जैसा कि वो कभी कभी अखिलेश कहते हैं ना कि बस, या राहुल कहते हैं कि वो खुला और आया। जी नहीं, मैं साफ कहना चाहता हूं, इसकी 99% संभावना है कि नरेंद्र मोदी को 400 से अधिक सीटें आए। अरे अरे वो ये थोड़े कहेंगे कि हम बेईमानी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट है। मेरा विश्वास यह है कि नरेंद्र मोदी निष्पक्ष परिणाम नहीं आने देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी ने इस इलेक्शन का एजेंडा सेट कर दिया है, वो हिंदू राष्ट्र का इलेक्शन है। तो अगर हिंदू राष्ट्र के चुनाव पर, भारत का चुनाव नहीं हो रहा है अभी, अब जनता को तय करना है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना है कि नहीं जाना है। हिंदुस्तान की जनता का एक हिस्सा, जिसमें मिडिल क्लास के लोग बड़ी संख्या में आते हैं, वे हिंदू राष्ट्र की लॉलीपॉप खा रहे हैं, और यह खतरा है। इसे कम करके नहीं देखना चाहिए। मैं तो नहीं कह सकता। मैं ये जो आपकी जो निश्चिंतता है ना, मैं इसी को ही चिंता में बदलना चाहता हूं, तभी आप इसे बचा पाएंगे। यस, जब तक ये सत्ता से जाते नहीं है, तब तक मेरे लिए लोकतंत्र दुर्लभ है। वोट पड़ना अपने आप में लोकतंत्र की निशानी नहीं है, वो एक कदम है। मुझे निष्पक्ष मत गणना चाहिए। तो इसके लिए जो सिविल सोसाइटी ने जो एक कोशिश प्रयास एक शुरू किया है कि घेराबंदी करेंगे, इलेक्शन कमीशन को एक प्रेशर में लेंगे, वो बैठकें जो हुई है बेंगलुरु में हुई है, बैठकें दिल्ली में भी हुई है, बाकी जगहों को भी अलर्ट किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 250 कंस्टिट्यूएंसीज में सिविल सोसाइटीज के जुड़ने की इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उनके वॉलंटियर्स, उनके वर्कर्स प्रयास करेंगे कि लोगों को एजुकेट करें, और जो गड़बड़ी नहीं करे चुनाव आयोग, इसको सुनिश्चित करें। वही आप वो सुनिश्चित करिए। सवाल यह है कि आप अगर एक बार गड़बड़ी हो गई तो आप तो सिर्फ कोर्ट जाएंगे ना। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि आप कोर्ट की बजाय सड़क पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लोकतंत्र अदालत में नहीं बचेगा। ये लोकतंत्र सड़कों पर बचाना होगा आपको, और सड़कों पर मरना होगा। और आप तय मानिए, अगर इस चुनाव का परिणाम लोकतंत्र के अनुरूप नहीं आया तो सैकड़ों लोगों को कुर्बानी देनी होगी, तभी लोकतंत्र वापस आएगा।
ये लोकतंत्र भाषण से वापस नहीं आता। ये भाषण से वापस नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र जो आया था ये भाषणों से नहीं आया था, कुर्बानियां देनी पड़ी थी। ये दिमाग से निकाल दे। वो एफडी खत्म हो चुकी है। जो 47 में आपने आजादी हासिल की थी, डेमोक्रेसी बनाई, वो एफडी खत्म हो चुकी है। लोकतंत्र को नई एफडी की जरूरत है। फिक्स डिपॉजिट जमा करो, और वो फिक्स डिपॉजिट है कुर्बानियों की। जनता कितना कुर्बानी देना चाहती है। मैंने आपसे कहा था कि किसान आंदोलन जो खड़ा हुआ है वो संकेत है उस दिशा का, और किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो संकेत है उस दिशा का कि लोकतंत्र अगर नहीं सुरक्षित आता है बैलेट पेपर के जरिए, तो जनता सड़कों से उसे सुरक्षित वापस लाएगी। उसके लिए कुर्बानियां देनी होंगी। बिना कुर्बानियों के नहीं आएगा, क्योंकि हड्डी मुंह लग चुकी है लोगों के। लोकतंत्र को कुचला जा सकता है, यह लोगों के अंदर विश्वास बिठाया जा चुका है। हिंदुस्तान की 20% आबादी ऐसी है जो कि तानाशाही को खुल्लम खुल्ला समर्थन कर रही है। यह नेकेड फॉर्म में डिक्टेटरशिप के पक्ष में जनता का तैयार होना, एक तरह से फासिस्ट जनता तैयार की है इन लोगों ने। यह बहुत खतरा है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में सारी जनता लोकतांत्रिक जनता है, यह दिमाग से निकाल दीजिए आप। नरेंद्र मोदी का सबसे खतरनाक कंट्रीब्यूशन है कि उसने फासिस्ट जनता तैयार की है, और यह मेरे लिए चिंता की चीज है। मुझे बैलेट पेपर नहीं चाहिए, मुझे डेमोक्रेटिक जनता चाहिए, मुझे परिणाम नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जो फासिस्ट जनता तैयार की है, आप क्या सोच रहे हैं कि वो आसानी से आपको सरकार चलाने देंगे? नहीं, आप गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। जब फासिस्ट नेता अपनी फासिस्ट जनता तैयार कर देता है तो लड़ाई बहुत कठिन हो जाती है। इसे कम करके नहीं देखना चाहिए। हम सब लोग जो है ना, वो सरल सुगम मार्ग तलाशते रहते हैं और देखते रहते हैं जिसमें कि कोई कष्ट ना हो, वह रिजल्ट आ जाए। नहीं, डेमोक्रेसी में कोई सरल सुगम मार्ग नहीं है। कोई आप मेरी बात को विश्वास न हो तो आप राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं और वो इजीली डेमोक्रेसी को रीगेन करके देख लें। अरे जहां नहीं, सत्ता हस्तांतरण हो भी जाएगा, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी से लेके, मिडिल क्लास के लोगों से लेके, व्यापारियों से लेके तमाम लोगों को फासिस्ट खेमे में धकेल दिया गया है। इन्हें बाहर कैसे लाएंगे आप? यह आसान है। जाहिर है कि मीडिया तो बिना जनता के दबाव के बदलेगा नहीं। अब देखिए, सोशल मीडिया में जनता का दबाव है ना, तो सोशल मीडिया में आपको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन अगर सोशल मीडिया में सरकार का दबाव शुरू हो जाएगा जिस दिन, उस दिन मैं और आप बात नहीं कर पाएंगे। मुझे अबाध लोकतंत्र चाहिए, मुझे बाधित लोकतंत्र नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने बाधित लोकतंत्र पैदा किया है। आप बार-बार जो इशारा कर रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि 4 जून के बाद अगर सत्ता हस्तांतरण हो भी गया, नई सरकार बन भी गई, सत्ता पलट की, अगर वोट से सत्ता पलट की, जी, ये काम करना आसान नहीं होगा। आप ये कहना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार है बीजेपी की। उत्तर प्रदेश को छोटा प्रदेश मत समझिए आप। और बीजेपी की सरकार जो है वो लगातार एंटी पीपुल, एंटी किसान एजेंडे पर चलती रही है उत्तर प्रदेश में। उस सरकार को ट्रैक पर लाना, जिस सरकार का मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला हेट कैंपेन का हीरो हो, आपको आसान समझते हैं आप उस बात को? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि डबल इंजन जो इस वक्त एक जो अलग इंजन बन गया है, वो फिर केंद्र में अगर नई सरकार बनी तो ये डबल इंजन आपस में टकराएगा। मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूं आपके जरिए। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो इंडिया अलायंस की सरकार को बनते ही सबसे पहले उन सभी सरकारों को टॉपल करना चाहिए जिनके मुख्यमंत्रियों ने हेट कैंपेन में हिस्सा लिया है, वो चाहे जो भी हो। ऐसे किसी भी मुख्यमंत्री को शासन करने का हक नहीं है जो जनता के प्रति या जनता के किसी समुदाय के प्रति घृणा का प्रचार करे। वह संविधान का उल्लंघन है, और यह जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने वो काम नहीं किया। यह जिम्मेदारी थी अदालत की, अदालत ने यह काम नहीं किया। अदालतें कहती रही कि जो हेट कैंपेन करे उनकी स्पॉन्टेनियस पुलिस एफआईआर दर्ज करे। आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। प्रधानमंत्री ने खुल्लम खुल्ला एफआईआर के लायक जो है काम किया, लगातार हेट स्पीच दी।
या जो मैं बात कह रहा हूं वो बहुत ही सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, दर्जनों ऑर्डर हैं हेट स्पीच के खिलाफ। वे ऑर्डर इंप्लीमेंट करने जब आप जाएंगे तो आपको तो योगी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, गिरफ्तार करना पड़ेगा उसको। कैसे गिरफ्तार नहीं करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हेट स्पीच। अब मैं और आप हेट स्पीच देंगे, ठीक एफआईआर हो जाएगी, हैं हमको पकड़ के पुलिस ले जाएगी, आपको पकड़ के पुलिस ले जाएगी। और योगी हेट स्पीच देंगे तो उनको पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी। कमाल है, ये कैसा कानून है? यही चीज इंडोर्स करनी होगी इंडिया अलायंस को कि जिन्होंने हेट स्पीच दी है, वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो। अब ये जान लीजिए, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने हेट स्पीच दिया है उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है और ये संविधान की कुर्सी पर बैठने के अधिकारी नहीं है। ये जब तक माइंड सेट नहीं होगा। एक और चीज, दूसरा प्रस्ताव जो मेरा है, ये जो सांसद है, इस सांसद को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनना होगा, इस सत्ता का एक्टिविस्ट नहीं बनना होगा, चाहे वो जिस पार्टी का सांसद हो। कांग्रेस के सांसद चुने जाएं या समाजवादी पार्टी के सांसद चुने जाएं या कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद चुने जाएं, वे जनता के बीच में जनता की मांगों को लेकर लड़ें। हमारे यहां 75 साल में यह प्रवृत्ति पैदा हुई है कि मैं तो सांसद हो गया, अब तो फोन से काम करा दूंगा। नहीं, मुझे फोन से काम कराने वाला सांसद नहीं चाहिए। मुझे जनता को जुलूस में ले जाके दरवाजे पर, अफसर के दरवाजे पर खड़ा करने वाला सांसद चाहिए। ये जो सांसद जो है ना, ये अब अपने ड्राइंग रूम में रहेंगे और जनता जो है फिर तो यही कहेगी ना कि हमने तो वोट दे दिया है जी, अब तो आप काम करा दीजिए। नहीं, वोट दिया है जनता को आंदोलित करने के लिए और उसकी जनचेतना का विस्तार करने के लिए। ये जो अभी नरेंद्र मोदी बार बार कहे ना अपनी स्पीच में, आप वोट दे दीजिए, काम तो हम करेंगे। ये जो चेतना कहां से आती है? ये चेतना आती है कि आपने पूरे 75 साल में एक माइंड सेट तैयार किया, आप सिर्फ वोट डालिए, बाकी काम तो हम लोग करते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि ये जो सांसद हैं, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, इनको मजबूर किया जाना चाहिए। मसलन अगर मेरे मोहल्ले में बिजली नहीं आती, मैं आपको बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, मेरी यहां सफाई की समस्या है। एक तो तरीका यह है कि सांसद फोन करेगा म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन को और वो सफाई हो जाएगी, और दूसरा तरीका यह है कि मोहल्ले के लोगों को लेके जाएगा, जुलूस लेके जाएगा और फिर सफाई का ऑर्डर होगा। इन दोनों में फर्क है। हमने क्या किया कि पुलिस को, प्रशासन को, म्यूनिसिपैलिटी को, सरकारों को हमने फोन से जोड़ दिया, जनता से काट दिया, और इसने क्या किया? जनता को फासिस्ट जनता बना दिया। मुझे जनता चाहिए जो कि लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करे। जनता कहे कि नहीं, हम गए थे म्यूनिसिपैलिटी में गली साफ कराने के लिए, मुझे यह नहीं चुनना है कि एमपी ने फोन किया था इसलिए गली साफ हो गई। नहीं, ये जो एटीट्यूड है, ये पूरा का पूरा एटीट्यूड आपको बदलना होगा, क्योंकि वह अब जनसेवक नहीं रहा, वो सत्ता का सेवक हो गया है। मुझे सांसद चाहिए जनसेवक। वो जो मैंने आपसे कहा ना, मुझे एफडी जमा, डेमोक्रेसी की एफडी जमा करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि जन संघर्ष किए जाएं। छोटे छोटे ही जन संघर्ष होंगे। मसलन जब एक सांसद, मैंने एक बार कहा भी है, जब एक सांसद ये कहता है कि साहब ये तो जो चैनल है ना, ये तो गोदी मीडिया हो गया है। अरे भाई, तुम 1000 लोगों का जुलूस लेके जाते चैनल के दरवाजे पर, देखते हम फिर कैसे गोदी मीडिया रहता है वो। अगर 500 सांसद में से 100 सांसद भी अगर 50-50 लोगों के, 100 लोगों के जुलूस लेकर चैनल के दरवाजे पर जाते, जानते हैं चैनलों पर दबाव पड़ता। आपने क्या कहां व्यक्त किया? आपने को टॉक शो में आप डेमोक्रेसी बचाएंगे। टेलीविजन के टॉक शो से, टेलीफोन के कन्वर्सेशन से डेमोक्रेसी बचती नहीं है। डेमोक्रेसी जनता की शिरकत से बचती है, और यह चीज सांसदों को, जो अब इस दौर में सांसद आएंगे, उन्हें समझने की जरूरत है। ये जो आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो तमाम मानवाधिकार संगठन ये काम करेंगे, अरे ये काम तो तब करेंगे ना जब जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके अंदर काम करने की तमीज हो। चुने हुए प्रतिनिधि ये मान के चलते हैं अब तो हम एमपी हो गए, एमएलए हो गए, अब तो हमारा काम है, हम तो फोन से काम करा देंगे। नहीं, मुझे सांसद चाहिए सड़कों पर, मुझे संसद में नहीं चाहिए। संसद का सेशन होगा जब संसद में जाएगा, बाकी मुझे सड़क पर दिखाई देना चाहिए वो। यहां स्थिति यह है कि एक एक सांसद, जो अभी इस बार जो हुआ है, एक एक सांसद 10-10 साल तक, 5-5 साल तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया, और वो पता चल रहा है वो अब तब भी जीत रहा है। अब नहीं, ये जो चीज है, ये चीज टूटेगी।
ये चीज टूटेगी। मुझे वे रिवायत, वे परंपराएं तोड़नी है जो कि सांसद को जनता से काटती रही हैं। ये जो फासिस्ट जनता बनती है वो तभी बनती है जबकि सांसद अपनी जनतांत्रिक भूमिका अदा नहीं करता। वो टेलीफोन से क्लिक कल्चर का हिस्सा है, वो क्लिक कर्सर से काम कर रहा है। तो क्लिक कल्चर जो है वो फासिस्ट कल्चर है। वो व्हाट्सएप से मैसेज आ रहे हैं उसके। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप चतुर्वेदी साहब। थैंक यू।